हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इस रंगों के त्यौहार में मस्त तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हिस्ट्री पढ़ा था, आज हम एक ज्योग्राफी का लेक्चर है, पृथ्वी की गतियाँ, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित करेंगे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था सौरमंडल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो इसमें पृथ्वी की गतियाँ घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दिन रात बराबर किस डेट पर होते हैं, ये सारी जानकारियाँ हम इसमें एकत्रित करेंगे। तो आप लोग इसको सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते रहें। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। क्वेश्चन की सीरीज लास्ट में मेरे द्वारा शुरू की जाएगी, इसलिए आओ अब शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति जो होती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर या अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसको घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति का परिणाम क्या होता है? दिन और रात, अर्थात यह 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है। और यदि परिक्रमण गति की बात करें तो परिक्रमण गति दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, जिसको 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, यानी 365 दिन और 6 घंटे। तो हम अपनी जानकारी की सहूलियत के लिए 365 दिन याद रखते हैं और 6 घंटे को छोड़ देते हैं, जबकि वही 6 घंटा हर 4 वर्ष में 24 घंटे हो जाता है। और हर चौथे वर्ष को हम लीप वर्ष के रूप में मनाते हैं, तो वो एक दिन का अतिरिक्त समय 29 दिन की फरवरी होती है। तो कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है? तो यदि वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है कोई भी वर्ष, तो वो लीप वर्ष है। जैसे ये 2024, तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 24 है। अब अगला 28, तो फिर लीप वर्ष होगा, फिर 32, फिर 36, ऐसे जो 4 से विभाजित होंगे वही लीप वर्ष कहलाएंगे। तो हमने देखा कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति का परिणाम होता है दिन और रात। इसी तरह परिक्रमण गति जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में होती है, उसका परिणाम होता है ऋतु परिवर्तन। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि दिन रात का होना पृथ्वी की किस गति का परिवर्तन है? तो दिन रात का होना पृथ्वी की घूर्णन गति का परिणाम है, जबकि पूछेगा कि ऋतु परिवर्तन किस गति का परिणाम है, तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम है। एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी किस प्रकार की कक्षा में गति करती है या सूर्य का चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा लगाती है। इस प्रकार हम घूर्णन और परिक्रमण गति को समझें। अब देखते हैं आगे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविकता में ऐसा देखा नहीं गया है, पर एक कल्पना की गई है वैज्ञानिकों द्वारा। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, अर्थात जो इस कक्ष के 66.5 डिग्री कोण के द्वारा बनाया जाएगा उसे कक्षीय तल कहेंगे। एक बात और बता दूं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होती है, जबकि कक्षीय तल जो समतल कहलाता है वो 66.5 डिग्री कोण बनाता है। तो क्वेश्चन आता है कितने डिग्री झुकाव है पृथ्वी का? तो 23.5 डिग्री झुकाव है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ उसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी का आधे भाग पर प्राप्त होना पृथ्वी की आकार में गोलाई का होना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सूर्य की ओर भाग वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? तो ग्लोब का वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं।
यह वृत्त कक्षा के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे अभी आगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन, ये पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चन आएगा। पृथ्वी की दैनिक गति किस गति को बोलेंगे? तो घूर्णन गति को। दिन रात कौन से गति का परिणाम है? तो घूर्णन गति का परिणाम है। घूर्णन गति कितने समय पूर्ण होती है? तो 24 घंटे में, चूँकि दिन रात का समय 24 घंटा होता है। तो इस पैराग्राफ को आप याद रखना। अब आगे देखते हैं। इस डायग्राम में दिखाया गया है उसकी कक्षीय स्थिति को, और इसमें आधे दिन आधे रात आधी पृथ्वी पर ये दिखाया गया है। सामने सूर्य का, ये सूर्य का डायग्राम दिखाया गया है। ये कर्क रेखा, विषुवत मकर रेखा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। अब देखते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो इसका परिणाम यह होगा कि जो सूर्य के सामने वाला हिस्सा होगा उसमें हमेशा दिन रहेगा, जो सूर्य के विपरीत वाला हिस्सा रहेगा उसमें हमेशा रात रहेगी। उसका परिणाम ये होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये मैं शुरू की चर्चा में आपको बताया था। ये पैराग्राफ आप याद रखेंगे। और इस कोटेशन को भी याद रखेंगे कि सबसे पहले किसने बताया था? तो आर्यभट्ट, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम, तो ऋतु परिवर्तन, इसमें लिखा नहीं है, ऋतु परिवर्तन होता है। कितने दिन में? 365 सही 1/4, या इतना नहीं दिया है तो 365 दिन, या 365 दिन और 6 घंटे, ऐसे लिख के देगा। कुछ तिथियां हैं, तो इन तिथियों के बारे में भी हम जानेंगे। उन तिथियों को इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। इम्पोर्टेंट तिथियां हैं, कब उत्तरी गोलार्ध में जाएगा सूर्य, कब दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, किस दिन दिन रात बराबर होंगे किस तिथि पर, ऐसी सारी तिथियों का जिक्र होगा जो इसमें दी गई हैं। तो आगे हम समझते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीनों में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे किस वर्ष के नाम से जाना जाता है? उसे लीप वर्ष के नाम से। ये मैं पहले भी चर्चा आपसे कर चुका हूँ। तो इस 6 घंटे को मिलाना है 24 घंटे से ज़्यादा, 366 दिन, 29 दिन का फरवरी हो जाता है। इस प्रकार हमने देख लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो क्वेश्चन आता है किस प्रकार के पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो दीर्घ वृत्ताकार। इसको नोट डाउन करें अपनी नोट्स में। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये वृत्तीय गति का परिणाम है परिक्रमण का। अब आगे देखते हैं। चित्र में आप देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून की स्थिति को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा।
इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों की दूरी अर्थात तिरछा होने के कारण दूरी बढ़ती जाएगी। इस कारण ध्रुवों पर सूर्यताप या ऊष्मा कम प्राप्त होती है, जबकि विषुवत रेखा पर और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ज़्यादा ताप प्राप्त होगा। तो वही समझाना चाह रहा है वो। फिर आता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें, ध्रुवों पर तापमान कम होने का कारण क्या है? तो सूर्य की किरणें, उनका तिरछा पड़ना वहाँ। ऐसी स्थिति कब? तो 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता है। कहाँ चमकता है? कर्क रेखा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य किस उत्तरी गोलार्ध में या कि दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ? तो गोलार्ध पूछेगा या फिर रेखा पूछ देगा, तो कर्क रेखा में सीधा चमकेगा। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि वहाँ सूर्य अभी है। इसीलिए सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायण जो स्थिति होती है तो वो 6 महीने में चेंज होती है। इसीलिए ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात होते हैं। यदि उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने लगातार दिन है तो ठीक अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में अब 6 महीने रात रहेगी। इसलिए इस बात से आप समझ सकते हैं कि सूर्य जिधर जाएगा जिस गोलार्ध में उधर दिन होगा। तो 6 महीने का दिन रात कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ध्रुवों पर, इसको नोट करें। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इस पर चर्चा की गई थी, करेंगे, मैं ऐसा बोला था शुरू में, तो यही आ गया। ये क्वेश्चन आता है कि किस तारीख को या किस अवस्था को उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है? तो 21 जून जब सूर्य उत्तरायण होता है या विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में होता है तो उस अवस्था को पृथ्वी की उत्तर अयनांत के नाम से जाना जाता है। और फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तारीख को आता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रहेगी। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है अभी, या विषुवत रेखा के उत्तर भाग, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा का उत्तरी भाग, या भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग। कुछ भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप तीनों को नोट करेंगे। उसके नाम 2-3 हैं। इसलिए अब हम देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर वह तारीख है जैसे 21 जून उत्तरी गोलार्ध के लिए है, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक उसी प्रकार 22 दिसंबर वह तारीख है या डेट है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध या विषुवत रेखा के दक्षिण या भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री पर जो हमारी मकर रेखा है उस पर लंबवत चमकेगा। तो ये डेट पूछी जाती है कि किस तारीख पर लंबवत चमकेगा? तो 22 दिसंबर। दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उधर कर्क रेखा पर पड़ रही थी, अब यहाँ मकर रेखा पर पड़ रही हैं। इसलिए आप याद रखेंगे 22 दिसंबर मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ है ये पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ भी बता चुका हूँ कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण पर। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होगी। अब 22 दिसंबर को उधर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु, ठंड का मौसम होता है, क्योंकि सूर्य अब दक्षिणायन है। जैसे 21 जून को उत्तरायण था
तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु थी और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रही होगी। इसी प्रकार 22 दिसंबर की स्थिति जब सूर्य की होती है मकर रेखा पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इसलिए ग्रीष्म ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो ये आपको बता दिया गया है, जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, उसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध का तो सबको मालूम है, क्योंकि हमारे भारत देश में ग्रीष्म ऋतु होती है, इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध का। लेकिन 22 दिसंबर भी याद रखना, अभी दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा इस दिन। और 22 दिसंबर को ये पूछ लिया जाता है कि सबसे मतलब रात किस दिन छोटी होगी। दिन जैसे 21 जून को, तो उस दिन तो रात छोटी होगी, लेकिन 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होगी उधर, फिर कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। तो इस बात को आप याद रखेंगे। कनेक्शन बहुत है इसका, लेकिन ठीक अपोजिट आपको समझना है। इस 22 दिसंबर और 21 जून को जरूर याद रखना। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। जैसे 21 जून की अवस्था जो थी तो उत्तरी अयनांत, इसी प्रकार 22 दिसंबर की अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या कहा दक्षिण अयनांत कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो क्वेश्चन आता है सीटेट में कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है वो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। उस समय भारत में कौन सी ऋतु होती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उस समय भारत में शीत ऋतु होती है, यह ठंड का मौसम होता है। अब हम आते हैं 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है सीटेट में या वर्ग 1 में या वर्ग 2 में कि विषुव की स्थिति किस तिथि पर आती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। यह पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर किस तिथि पर होते हैं? तो वो तिथि यही है 21 मार्च और 23 सितंबर। चूँकि विषुवत वृत्त पर चमकता है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य इस दिन लंबवत होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर चूँकि सेंटर है वो, इसलिए उस दिन दिन और रात बराबर होंगे। तो इस पैराग्राफ में आप विशेष रूप से आप याद रखेंगे 21 मार्च 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इसको विषुव कहते हैं। पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। सभी पूरी लाइनें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी। क्वेश्चन आएगा विषुवत वृत्त पर किस तारीख पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, या किस तारीख पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, या विषुव किसे कहते हैं। कुछ किसी भी प्रकार से घुमा के पूछ सकता है। अब हम आगे देखते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु। वहीं यदि बात करें 21 मार्च की, तो इसके विपरीत कर दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु कर दीजिए। तो 23 सितंबर में तो आपको मालूम ही होगा ना कि शरद ऋतु हमारे यहाँ, या कुंवर की उमस के नाम से भी हम जानते हैं अक्टूबर माह को। तो उस समय शरद ऋतु हल्की हल्की ठंडी स्टार्ट होती है, इसलिए याद रखेंगे आप भारत देश की स्थिति के लिए। तो दोनों इस प्रकार आप लिंक करके याद रख सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये मैं शुरू में ही आपको जिक्र में बताया था
कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसका परिणाम दिन एवं रात है, जबकि जो परिक्रमण गति है उसका परिणाम ऋतुओं में परिवर्तन है। तो इसको आप याद रखेंगे, दिन रात का होना और ऋतुओं में परिवर्तन का होना। अब एक इस कोटेशन को भी देख लेते हैं। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बड़ा दीर्घ वृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घ वृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिति बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घ वृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण क्या होता है, या इसका परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम होता है ऋतु परिवर्तन। या आपको इसको पेडागॉजी से लिंक कर देगा, ये स्थिति बता देगा, एकदम सेम यही कोटेशन छाप देगा पेपर में, पेड़ की और झंडे के झुकाव की, फिर पूछेगा। तो आप ऋतु परिवर्तन याद रखेंगे, उसका परिणाम दीर्घ वृत्ताकार कक्ष दे दिया है इसलिए। इस प्रकार हमने देखा सूर्य की गतियां, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उसके बाद उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, विषुव क्या है। उसके बाद हमने 21 जून की स्थिति देखी, 22 दिसंबर की स्थिति देखी, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति देखी। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आया होगा पृथ्वी की गतियों के बारे में, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग जब देखेंगे तो लगभग 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको हर वर्ष। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे जहाँ जहाँ मैं हाईलाइटेड किया हूँ, और अपनी नोट्स बनाएं, क्योंकि बिना आपकी नोट्स के कोई सहायता नहीं करेगा। समझाने का तरीका मैं बता दिया हूँ समझने का, बाकी अब आप करेंगे। धन्यवाद।